हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3, जो कि क्या है, केमिकल काइनेटिक्स, यानी कि रासायनिक बलगतिकी जो चैप्टर है। इस चैप्टर का हम लेने वाले हैं लेक्चर नंबर 1। और आपको पता होगा, जब भी हम किसी चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 लेते हैं तो उसमें हम आपको बेसिक चीजें समझाते हैं, यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करते हैं। क्लियर। अब इसके पहले मैं आपको ऑलरेडी केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 यानी कि सॉल्यूशन चैप्टर, उसके बाद वैद्युत रसायन यानी कि चैप्टर नंबर 2, दोनों ही बहुत ही डिटेल में कम से कम 5 से 6 लेक्चर में कवर करा दिया है। अगर अभी तक आपने वो सभी वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट से जाके चैप्टर नंबर 1 और 2 के सभी वीडियो लेक्चर देख सकते हो। प्लेलिस्ट का नाम क्या है, क्लास 12 केमिस्ट्री 2027 के नाम से नई प्लेलिस्ट हमने बना दिया है। वहां पे आपको केमिस्ट्री की सभी वीडियोस जो आ चुकी हैं और जो आने वाले आगे वीडियोस हैं वो भी देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक क्या है, अभिक्रिया का वेग। हम इस वीडियो लेक्चर में केवल एक टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि क्या है, अभिक्रिया का वेग और अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके पास आती रहे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो कर दे शेयर, ताकि और भी लोग जुड़ जाए। बाकी अपने कमेंट्स या डाउट आप यहाँ पे, या हमारा इंस्टाग्राम आईडी भी है मेडिको एक्सपर्ट साक्षी मिश्रा के नाम से, वहां पे भी आप अपने कमेंट्स या डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, अब अभिक्रिया का वेग जो होता है, इस छोटे से टॉपिक से रिलेटेड बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछा जाएगा डायरेक्ट कि अभिक्रिया का वेग क्या होता है। ये हो गया छोटा क्वेश्चन, मैक्सिमम 1 नंबर का या 2 नंबर का। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन को बोर्ड एग्जामिनर को या बोर्ड एग्जाम वाले जो होते हैं उनको बड़ा करके पूछना होगा तो क्या पूछेंगे कि अभिक्रिया का वेग क्या होता है, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक समझाइए। ठीक है, तो पूरा क्वेश्चन जो आएगा, मैक्सिमम 3 नंबर का ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये 3 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले समझते हैं कि अभिक्रिया का वेग क्या होता है। ठीक है, अभिक्रिया के वेग को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आखिर वेग क्या होता है। फिजिक्स में आपने वेग का एक सिंपल फॉर्मूला पढ़ रखा होगा। अब कई बच्चों को तो ये वेग का फॉर्मूला ही नहीं याद होगा, आधे तो यहीं खत्म हो गए होंगे। देखो, वेग का फॉर्मूला क्या होता है, वेग का फॉर्मूला होता है विस्थापन बटे समय। ठीक है, विस्थापन बटे समय, यानी कि अगर कोई भी चीज, जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं, अगर हम यहाँ से चल के यहाँ तक जाएं फिर वहां तक जाएं, तो हमने क्या किया, जितना हम गए उतने ही वापस आ गए, यानी हमने विस्थापन क्या कर दिया, 0। जितनी दूरी, जैसे आप बाइक से 1 किलोमीटर दूर जा रहे हो बाजार पे, ठीक है, अब वही बाजार से फिर अपने घर आ रहे हो, तो आपने विस्थापन टोटल कितना कर दिया, 0। लेकिन वहां पे जो टाइम लगा जाने आने में वो कभी 0 नहीं होगा। क्लियर, तो यही होगा, यानी विस्थापन और समय का जो अनुपात होता है उसी को हम वेग कहते हैं। ये क्लियर हो गया। वेग क्लियर हो गया तो अपने आप ही अभिक्रिया का वेग भी आ जाएगा। अब मान लीजिए हम वेग को किसी अभिक्रिया के लिए लगा रहे हैं, किसी रिएक्शन के लिए अगर वेग को निकालेंगे तो क्या करेंगे, मान लेते हैं कोई हमने एक अभिक्रिया ले लिया A, जिससे कोई प्रोडक्ट P बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे A जो होगा ये क्या होगा, अभिकारक होगा। क्या होगा, अभिकारक होगा। और आपको पता है, जब भी कोई अभिकारक लिया जाता है, अभिकारक हमेशा क्या करता है, प्रोडक्ट का निर्माण करता है। और हमेशा याद रखिएगा, इस तीर के पीछे जितने भी प्रोडक्ट होगा, चाहे ए हो, A प्लस बी हो, A प्लस बी प्लस सी हो, तो वो सब क्या करेंगे, अभिकारक का कार्य करेंगे। और वो सभी मिलकर हमेशा प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद का निर्माण करेंगे। इतनी चीज क्लियर। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि आखिर अभिकारक होता क्या है। आपने देखा होगा कि किसी भी पदार्थ को बनाने के लिए कोई कच्चा मटेरियल का यूज किया जाता है। वो कच्चा मटेरियल जब आप यूज करते हो तो कच्चा मटेरियल खत्म होगा, तभी तो कोई प्रोडक्ट बनेगा। तो समझ लीजिए अभिकारक आपका कच्चा मटेरियल ही है। क्लियर, जैसे अगर आप देखेंगे हल्दी की फैक्ट्री में, हल्दी को बनाने से पहले हम क्या करते हैं, खड़ी हल्दी कच्चा खरीदते हैं, फिर उसे फैक्ट्री में पीसेंगे, 2 से 3 बार चालेंगे, फिर जाके हमें मेन प्रोडक्ट प्राप्त होगा। तो मेन कहने का मतलब ये है कि जब आप अभिकारक को यूज करेंगे, यानी इसका क्षय करेंगे, अभिकारक में कमी लाएंगे, तभी जाके प्रोडक्ट में वृद्धि होगी, यानी कि प्रोडक्ट का निर्माण होगा। क्लियर।
अभिकारक यानी जो भी कच्चा मटेरियल होगा, अगर आप उसका खपत करते हैं, उसको उसमें क्षय लग करते हैं, उसमें कमी करते हैं, तभी जाके प्रोडक्ट का निर्माण होता है। क्लियर। और ये पॉइंट याद रखिएगा, तीर के पीछे जितना भी मॉलिक्यूल होगा, A+B+C जितना भी आपके रिएक्शंस में यूज मॉलिक्यूल होंगे वो अभिकारक का कार्य करेंगे, और तीर के इधर जितने भी यूजफुल क्या होंगे आपके मॉलिक्यूल होंगे वो सभी प्रोडक्ट का कार्य करेंगे। क्लियर। तो अगर इस अभिक्रिया के लिए हमें वेग को निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? इस अभिक्रिया यानी कि अभिकारक और उत्पाद में जब भी अभिकारक से उत्पाद बनेगा तो अभिकारक से उत्पाद बनने में जो भी विस्थापन होगा और इसमें लगा जो भी समय होगा, इसी को ही क्या कहेंगे? इस अभिक्रिया के लिए वेग कहेंगे, या इस अभिक्रिया का वेग कहेंगे। क्लियर। यानी अभिकारक से उत्पाद बनने में जो भी विस्थापन और समय लगता है उसी को ही उस अभिक्रिया का वेग कहते हैं। अब अगर हम इसे थ्योरी में लिखें या डिफिनीशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? डिफिनीशन लिखेंगे कि एकांक समय में, यानी किसी एक निश्चित समय में, यानी एकांक समय में किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए, ये हमने कोई एक रासायनिक यानी कि केमिकल रिएक्शन लिया है, रासायनिक अभिक्रिया लिया है। अब इस रासायनिक अभिक्रिया के लिए एकांक समय में अभिकारक यानी कि जो आपका ए वाला प्रोडक्ट है ये तो हो गया अभिकारक, या जो उत्पाद है, अभिकारक या उत्पाद की जो सांद्रता होगी उस सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को ही क्या कहा जाएगा? अभिक्रिया का वेग या दर कहते हैं। याद रखिएगा, कहीं भी अभिक्रिया का वेग करके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कहीं भी अभिक्रिया का दर करके भी क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको उसमें डरना नहीं है, दोनों एक ही चीज होता है। अगर अभिक्रिया का वेग कहेगा तो भी आप यही आंसर लिखेंगे, अभिक्रिया के वेग का डिफिनीशन यही लिखेंगे। अगर अभिक्रिया के वेग की जगह दर लिख के क्वेश्चन पूछ देगा तो भी आप यही डिफिनीशन लिखेंगे। क्लियर हो गया। तो ये तो हो गया अभिक्रिया का वेग। अब अगर अभिक्रिया के वेग के लिए हम फॉर्मूला लिखें तो क्या हो जाता है? डिफिनीशन से ही फॉर्मूला लिखेंगे अभिक्रिया के वेग के लिए, तो अभिक्रिया के वेग के लिए फॉर्मूला हो जाएगा क्या? अभिक्रिया का वेग। ठीक है, जो कि हमने क्या बोला है, अभिक्रिया का वेग जो होता है वो हमेशा अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन और उन परिवर्तन में लगा समय के बराबर होगा। जैसे कि वेग में हमने बताया कि विस्थापन और समय का अनुपात ही वेग कहलाता है, सेम ऐसे यहाँ पे जब भी आप अभिक्रिया का वेग निकालेंगे तो अभिकारक या उत्पाद की जो सांद्रता है उस सांद्रता में होने वाली परिवर्तन, ठीक है, क्या लिखेंगे? अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला या वाली परिवर्तन बटे लगने वाला समय। ठीक है, यानी कि अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन केवल लिखिए। ठीक है, परिवर्तन और परिवर्तन में लगा समय। ठीक है, क्या लिखेंगे? परिवर्तन में लगा समय। ये हो जाएगा आपका अभिक्रिया के वेग का फॉर्मूला। ठीक है, ये हो गया आपका अभिक्रिया के वेग का फॉर्मूला, जो कि हमने कहां से निकाला? डिफिनीशन से। वेग का सिंपल फॉर्मूला याद रहेगा जिस भी बच्चे को, वो बड़े ही आसानी से किसी भी रिएक्शन के लिए अभिक्रिया के वेग का फॉर्मूला निकाल सकता है। ठीक है, वेग का फॉर्मूला यही कहता है कि जो भी विस्थापन होगा और समय होगा दोनों के अनुपात को ही वेग कहा जाएगा। सेम उसी तरह से अभिक्रिया के वेग के लिए अगर हम डिफिनीशन से ही फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? डिफिनीशन में हमने बता रखा है कि एकांक समय में किसी रासायनिक अभिक्रिया यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शंस के लिए अभिकारक या उत्पाद, जो भी आपका अभिकारक होगा और उत्पाद होगा, उसकी सांद्रता में होने वाले परिवर्तन, तो वही चीज हमने ऊपर लिखा है कि अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला जो भी परिवर्तन होगा और उस परिवर्तन में लगा जितना समय होगा, इन दोनों के अनुपात को ही क्या कहा जाएगा? अभिक्रिया का वेग कहा जाएगा। क्लियर। अब हम लेते हैं कोई एक रिएक्शन। अब उस रिएक्शन के लिए अगर हम अभिक्रिया का वेग निकालेंगे तो कैसे निकाल सकते हैं? पहले यहां तक आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम कोई एक रिएक्शन से आपको समझाएंगे कि अभिक्रिया का वेग कैसे निकाला जाता है। क्लियर।
तो अभिक्रिया के वेग का हमारा फॉर्मूला क्या आ गया? फॉर्मूला हमारा है कि अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। ठीक है, अब अगर इसी फॉर्मूले का किसी भी रिएक्शन के लिए अगर यूज किया जाए, यानी किसी भी अभिक्रिया के लिए अगर आपको अभिक्रिया का वेग निकालना होगा तो आप कैसे निकालेंगे? ठीक है, हम मान लेते हैं कोई एक अभिक्रिया ए है, कोई एक अभिक्रिया आपका क्या है? ए है, जिससे कोई प्रोडक्ट पी आपका बनता है। अब अभी हमने बताया कि यहाँ पे जो ए है ये हमेशा अभिकारक का कार्य करेगा, और जब भी अभिकारक में कमी आएगी, किसमें? अभिकारक में जब भी कमी आएगी तभी प्रोडक्ट में क्या होगी? वृद्धि होगी, यानी उत्पाद में बढ़ोतरी होगी। यानी कच्चा माल खत्म कर कर ही हम क्या करेंगे? कोई नया प्रोडक्ट या नया उत्पाद बनाते हैं। क्लियर? अब हम सबसे पहले क्या करेंगे? इस रिएक्शन में हमें क्या करना है? अभिक्रिया का वेग वाला फॉर्मूला लगाना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? पहले इस अभिकारक के लिए हम अभिक्रिया के वेग का फॉर्मूला लगाएंगे, फिर इस उत्पाद के लिए इस अभिक्रिया के वेग का फॉर्मूला लगाएंगे। जब दोनों ही फॉर्मूले से आंसर आ जाएगा तो वही हमारा क्या होगा? पहले तो दोनों फॉर्मूले से दो और फॉर्मूले आएंगे, यानी दोनों ही, जैसे अगर हम उत्पाद के लिए अभिक्रिया के वेग का फॉर्मूला लगाएंगे उससे एक फॉर्मूला आएगा, और अभिकारक के लिए जब भी हम अभिक्रिया के वेग का फॉर्मूला लगाएंगे तो उससे भी एक फॉर्मूला जनरेट होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे? हम निकालते हैं अभिक्रिया का वेग। ठीक है, अभिक्रिया का वेग, और वो भी हम किसके लिए निकाल रहे हैं? इस अभिकारक के लिए। तो अभिकारक क्या है? ए की सांद्रता में कमी हम लेंगे, ए की सांद्रता में कमी लेंगे। अब आपको लग रहा होगा कि ए की सांद्रता में कमी को क्यों लिया जा रहा है? तो अभी हमने बताया जब भी अभिकारक की मात्रा कम होगी तभी प्रोडक्ट में वृद्धि होगी। तो यहाँ पे ए की सांद्रता में हम कमी करेंगे तभी तो प्रोडक्ट पी की सांद्रता बढ़ेगी। तो यहाँ पे हो गया ए की सांद्रता में कमी, और नीचे हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे? परिवर्तन में लगा समय। तो यहाँ पे केवल हम समय लिख देंगे। क्लियर? अब अगर इसी को हम सिंबल से लिखेंगे तो क्या होगा? अभिक्रिया के वेग को हमने बताया है स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ पे अभिक्रिया के वेग को स्मॉल आर से लिख देंगे। किसे लिखेंगे? स्मॉल आर से। और ए की सांद्रता में कमी का मतलब क्या हो जाएगा? ए क्या है? हमारा अभिकारक है। क्लियर? यानी हमने पूरा फॉर्मूला क्या लिखा है? अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन। तो अगर हम पूरा लिखेंगे ए की सांद्रता में कमी, कमी का मतलब ही हो जाएगा क्या? परिवर्तन। क्लियर? तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? माइनस लगाएंगे। माइनस क्या करेगा? कमी को प्रदर्शित करता है, यानी कहीं भी कमी लिखा है तो हम माइनस से यहाँ प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, माइनस हो जाएगा क्या? डेल्टा, ब्रैकेट में कैपिटल ए और ब्रैकेट हो जाएगा क्लोज, और नीचे आपका फिर हो जाएगा डेल्टा टी। अब यहाँ पे पूरा सिंबल को समझिए, कहीं भी डेल्टा बनता है या डी लिखा जाता है तो इस पूरे सिंबल का मतलब क्या होता है? परिवर्तन। क्या होता है? परिवर्तन। परिवर्तन को दर्शाने के लिए हम डेल्टा या डी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉर्मूले में लिखा क्या है? अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, फिर उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन। तो यानी परिवर्तन शब्द को दर्शाने के लिए हमने क्या किया है? यहाँ पे डेल्टा को लगाया है। अब माइनस क्यों लगाया है? तो ए की सांद्रता में कमी हो रहा है, कमी को प्रदर्शित करने के लिए हम माइनस का यूज करेंगे। क्लियर? तो ये हो गया पूरा फॉर्मूला। तो डेल्टा टी का मतलब क्या हो जाएगा? समय में या परिवर्तन में लगा समय, वही चीज है जो हिंदी में लिखा है उसी को हमने सिंबल से प्रदर्शित किया है। ठीक है, तो डेल्टा टी का मतलब हो गया क्या? परिवर्तन में लगा समय। और डेल्टा ब्रैकेट में ए का मतलब क्या है? अगर आपको सांद्रता प्रदर्शित करना होगा, जैसे ए की सांद्रता को लिखना है तो आप ए को क्या करेंगे? ब्रैकेट में लिख देंगे, और इस ब्रैकेट का मतलब ही हो जाएगा क्या? सांद्रता। जैसे बी की सांद्रता प्रदर्शित करनी होगी पहले बी लिखेंगे, इसको इस तरह से ब्रैकेट में लिख देंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? बी की सांद्रता। इसको क्या पढ़ेंगे? बी की सांद्रता। इसको पढ़ेंगे ए की सांद्रता। इसी तरह से सी को अगर सांद्रता लिखना है तो सी के आगे भी ब्रैकेट लगा देंगे तो इसको क्या पढ़ेंगे? सी की सांद्रता। क्लियर? तो ये हो गया ए की सांद्रता में कमी, यानी कि माइनस कमी को बता रहा है, डेल्टा बता रहा है परिवर्तन को, और ब्रैकेट बता रहा है सांद्रता को, वो भी किसकी सांद्रता? तो ए की सांद्रता को। इस पूरे शब्द को हमने केवल ए ब्रैकेट से लिख दिया है। क्लियर? अब चाहो तो इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, हमने बताया डेल्टा को डी भी लिखा जा सकता है, तो यानी हम इसी फॉर्मूले को लिख सकते हैं माइनस डी ब्रैकेट में ए बटे, जहां पे डेल्टा है वहां पे डी टी भी लिख सकते हैं। क्लियर? अब ये जो फॉर्मूला आया है यही फॉर्मूला हो जाएगा आपके अभिकारक का
अभिकारक के लिए अभिक्रिया का वेग का फॉर्मूला। क्लियर? किसके लिए लिख देते हैं? अभिकारक के लिए अभिक्रिया का वेग का फॉर्मूला। क्लियर? जब भी आपको किसी भी अभिकारक के लिए अभिक्रिया का वेग निकालना होगा तो अब आपको इतना लंबा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। अब आप सीधे ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, स्मॉल r इक्वल टू माइनस डेल्टा ब्रैकेट में कैपिटल ए बटे डेल्टा टी, या फिर आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। ज्यादातर ये फॉर्मूला यूज किया जाता है, माइनस डी ब्रैकेट में कैपिटल ए बटे डी टी। क्लियर? दोनों का मतलब एक ही है। यहाँ पे माइनस डी ए का मतलब क्या हो गया? एक ही सांता में होने वाली कमी या परिवर्तन। माइनस क्या बताता है? कमी को। देखो, कमी को हम माइनस से प्रदर्शित करेंगे, परिवर्तन को हम डेल्टा से या डी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया? इस अभिकारक के लिए अभिक्रिया का वेग निकाल लिया। सेम इसी तरह अब प्रोडक्ट यानी उत्पाद के लिए निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे अब प्रोडक्ट के लिए क्या करेंगे? जहां पे हमने माइनस लगाया है वहां पे प्लस कर देंगे, और जहां पे ए है वहां पे हम पी ले लेंगे। क्लियर? तो अगर हम प्रोडक्ट के लिए फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? हम उत्पाद के लिए यही फॉर्मूला लिख देते हैं डायरेक्ट। तो क्या हो जाएगा? फॉर्मूला हो जाएगा आपका, एक सेकेंड, अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग इज इक्वल टू, अब लिखेंगे क्या? पी की सांद्रता में वृद्धि। क्या लिखेंगे? पी की सांद्रता में वृद्धि लिखेंगे, क्योंकि हमने बताया है अभिकारक में कमी होती है तभी उत्पाद में वृद्धि होती है। यानी अब हम पी की सांद्रता में क्या कर रहे हैं? वृद्धि कर रहे हैं, और वृद्धि को हम प्लस से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, बटे आपका क्या हो जाएगा? समय लिख देंगे। समय का मतलब आप समझ जाइएगा कि पी की सांद्रता में जो वृद्धि हुई है उस वृद्धि में लगा समय। क्लियर? तो केवल समय लिखिए या परिवर्तन में हुआ समय लिखिए, मतलब एक ही है। बस ये बेसिक फॉर्मूला याद रखिएगा। क्लियर? अब इस फॉर्मूले के लिए अगर हम क्या करें? इस फॉर्मूले के लिए अगर हम इसको सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा? अभिक्रिया का वेग जो है इसको हम आर से लिखेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट पी की सांद्रता में वृद्धि, तो वृद्धि हो रही है तो पहले प्लस लिख देंगे, उसके बाद फिर से हम डेल्टा लिखेंगे जो कि परिवर्तन को प्रदर्शित करेगा, फिर ब्रैकेट में पी लिखेंगे। ब्रैकेट में पी का मतलब क्या है? पी की सांद्रता। पी की सांद्रता में होने वाला जो परिवर्तन है उस परिवर्तन में वृद्धि हो रही है तो उसको हमने प्लस से लिख दिया। क्लियर? बटे फिर से हम लिखेंगे डेल्टा टी। क्लियर? अब ये पहला फॉर्मूला हो गया। अब चाहे तो इसी को ही हम जहां जहां डेल्टा लिखे हैं वहां पे डी भी लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? आर इक्वल टू प्लस डी डेल्टा ब्रैकेट में पी अपान डी टी। ठीक है, ये दोनों ही फॉर्मूला आप याद रखेंगे। पहला आपको याद करना है, जब भी किसी अभिकारक का आपको अभिक्रिया का वेग निकालना होगा तो एक ये फॉर्मूला हो गया और एक ये फॉर्मूला हो गया। क्लियर? सेम इसी तरह अगर आपको किसी भी उत्पाद के लिए, ये किसके लिए फॉर्मूला आया है? उत्पाद के लिए, हम इसको ब्लू से लिख देते हैं। ठीक है, उत्पाद के लिए अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग जब भी निकालना होगा तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, स्मॉल r इक्वल टू प्लस डेल्टा ब्रैकेट में p और नीचे डेल्टा t। क्लियर? अब आपको ये बड़ा वाला फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, आप दोनों ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा। ठीक है, ये हो गया आपके अभिकारक के लिए कभी भी अभिक्रिया का वेग निकालना होगा तो ये दोनों फॉर्मूला में से कोई फॉर्मूला यूज कर लीजिएगा। उसके बाद अगर आपको उत्पाद के लिए अभिक्रिया का वेग निकालना होगा तो चाहे आप ये फॉर्मूला यूज कीजिए या ये। ठीक है, बस एक बात याद रखिएगा, माइनस फॉर्मूले में घटाने को प्रदर्शित नहीं करता, माइनस फॉर्मूले में कमी को प्रदर्शित करेगा, और यहाँ पे प्लस जो है वो किसी जोड़ को प्रदर्शित नहीं कर रहा है, ये फॉर्मूले में वृद्धि को प्रदर्शित कर रहा है। क्लियर? आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं ये पॉइंट कि माइनस जो है ये कमी को प्रदर्शित कर रहा है और प्लस जो है ये वृद्धि को प्रदर्शित कर रहा है। क्लियर? ये दोनों पॉइंट आप डायरेक्ट नोट करेंगे। यहां तक आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर जो मेन पॉइंट है वो देखेंगे, जो कि क्या है? अभिक्रिया जो है किन किन कारकों पर निर्भर करती है। क्लियर? यानी कि अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं।
तो आप देखते हैं कि अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कितने कारक हैं। देखो ज्यादातर बोर्ड एग्जाम में यही क्वेश्चन केवल पूछ लिया जाता है कि अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक को समझाइए। अगर आपसे अभिक्रिया का वेग का डिफिनीशन नहीं पूछेगा तो ये वाला पार्ट जरूर पूछ लिया जाएगा 2 नंबर में या 1 नंबर में कि अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो ये डायरेक्ट याद रखेंगे, आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ठीक है, ज्यादातर कंप्लीट क्वेश्चन में जो 3 नंबर का क्वेश्चन आता है 2 नंबर का तो आपका यही पार्ट हो जाएगा। क्लियर, ये चारों पॉइंट अगर आप लिख देते हैं तो 2 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में आपको मिल जाएंगे। सबसे पहला क्या कारक है, ताप। ताप जो होता है वो अभिक्रिया को कैसे प्रभावित करता है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर यानी कि ताप को बढ़ाएंगे वैसे वैसे अभिक्रिया का वेग भी बढ़ता चला जाएगा। यानी कि टेम्परेचर जो है वो अभिक्रिया के वेग के समानुपाती होता है, यानी कि अभिक्रिया का वेग तभी बढ़ेगा जब आप ताप को बढ़ाएंगे। क्लियर, ये हो गया पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है कि सांद्रता। सांद्रता में वृद्धि करने पर, यानी अगर आप सांद्रता C को भी बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उसी तरह से आपका आखिरी या तीसरा पॉइंट आ जाता है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक सबसे पहले क्या होता है, जो अभिक्रिया के वेग या दर को कम या ज्यादा करता है। अगर आपको किसी भी अभिक्रिया को जल्दी से करवाना है तो आप वहां पे क्या करेंगे, कोई उत्प्रेरक का यूज कर लेंगे, किसी भी उत्प्रेरक का वहां पे यूज कर सकते हैं, जिससे अभिक्रिया तेज हो सकता है या कम भी हो सकता है। ठीक है, तो उत्प्रेरक के उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। यानी अभिक्रिया को अगर आपको तेज करवाना है, जल्दी से कोई रिएक्शन कंप्लीट करवाना है लैब में, तो वहां पे आप क्या करेंगे, कोई उत्प्रेरक यूज कर लेंगे। उत्प्रेरक ज्यादातर प्लेटिनियम वगैरह होता है। क्लियर। चौथा पॉइंट क्या है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में वृद्धि करने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। क्लियर, यानी अगर आप ताप को बढ़ाएंगे तब भी अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा, सांद्रता C को बढ़ा रहे हैं तब भी अभिक्रिया का वेग बढ़ रहा है, उत्प्रेरक की उपस्थिति में, यानी अगर आप उत्प्रेरक के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो भी अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का दर या रेट जो है वो बढ़ जाता है। सेम इसी तरह से अगर आप क्षेत्रफल यानी कि एरिया को बढ़ाएंगे तो भी अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। तो यहां से एक लाइन में अगर आप लिखना चाहो इन चारों पॉइंट्स को तो क्या लिख सकते हो कि अभिक्रिया का वेग ताप कामा सांद्रता कामा उत्प्रेरक तथा क्षेत्रफल को बढ़ाने पर बढ़ जाता है। ठीक है, बढ़ जाता है। ये एक लाइन में आपका इस पूरे समराइज वे हो गया। ठीक है, इस पूरे टॉपिक का समराइज वे हमने क्या दिया है कि आपका जो भी अभिक्रिया का वेग होगा, टेम्परेचर यानी ताप को, सांद्रता यानी कि C को, अभिक्रिया का वेग उत्प्रेरक तथा क्षेत्रफल को, इन चारों को बढ़ाने से क्या हो जाएगा, बढ़ाने पर आपका अभिक्रिया का वेग जो है वो भी बढ़ जाता है। क्लियर। तो चाहे ये चारों पॉइंट आप डिटेल में पढ़ के लिख दीजिए या अगर 1 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा तो आप ये नोट पॉइंट्स लिख सकते हैं कि जो अभिक्रिया का वेग है ताप, सांद्रता, उत्प्रेरक तथा क्षेत्रफल को बढ़ाने पर बढ़ जाता है। क्लियर। तो ये हो गया कंप्लीट अभिक्रिया का वेग क्या होता है और अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। याद रखिएगा ज्यादातर बोर्ड एग्जाम में यही टॉपिक पूछा जाएगा। क्लियर। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके पास आती रहे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो कर दे शेयर ताकि और भी लोग जुड़ जाएं। बाकी अपने कमेंट्स शेयर आउट आप यहाँ पे या हमारा इंस्टाग्राम आईडी भी है मेडिको एस्पिरेंट साक्षी मिश्रा के नाम से, वहां पे भी अपने डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मिलते हैं कल के वीडियो में। थैंक यू सो मच।